हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एमपी टेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक व्यक्तित्व और उसका मापन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व और उसका मापन। तो जो व्यक्तित्व शब्द है इसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो कि लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से बना है। जो व्यक्तित्व है इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पर्सनैलिटी, और इस पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। PERSONA। और ये किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले का समय था जब हम बाहर से ही किसी को मतलब बाह्य रूप से या बाह्य गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाते थे, लेकिन आज डेफिनेशन कुछ बदल चुकी है। व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना है, उसकी पर्सनैलिटी जानिए तो मतलब उसके आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। मतलब व्यक्तित्व की अगर डेफिनेशन की बात की जाए नॉर्मली तो आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। मतलब उसको केवल एक्सटर्नली देखकर हम उसका व्यक्तित्व नहीं जान सकते। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों गुणों के आधार पर हम उसका व्यक्तित्व जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस की बात की जाए तो ऑलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्था का मनोगत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अनुसार समायोजित हो जाता है। मनोदेहिक का मतलब है व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण, तथा मनोगत्यात्मक का मतलब है उसके अंदर ऐसी क्षमता जो हर प्रकार के माहौल में उसे समायोजन प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। मतलब उसकी क्षमता ऐसी है कि वो किसी भी जगह क्या हो जाता है, समायोजित हो सकता है। तो हम ऑलपोर्ट की जो ये डेफिनेशन है इसे इन दो शब्दों से याद रखेंगे, मनोदेहिक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें कुछ गुण उसे जन्म से प्राप्त होते हैं तथा कुछ वो इस दुनिया में अर्जित करता है। तो व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात और अर्जित गुणों का समावेश होता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति का गुणात्मक संगठन है। तो हम इसे याद रखेंगे, गुणात्मक संगठन की बात कौन करता है? तो वो वुडवर्थ करते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया है। जैसे जो सेल्डन है, इन्होंने जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिवाइड किया है वो किया है शारीरिक आधार पर। मतलब जिसका शरीर जैसा है उसका नेचर किस प्रकार का होगा, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, ये बताया है शेल्डन ने। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक आधार पर डिवाइड किया। शारीरिक आधार पर मतलब शेल्डन ने व्यक्ति का व्यक्तित्व किस आधार पर डिवाइड किया है? तो शारीरिक आधार पर। मतलब जो व्यक्ति है वो गोलाकार टाइप के होंगे, आयताकार होंगे, लंबाकार होंगे। अब इसे याद कैसे करना है? जैसे एक सेल होता है, वो कैसा होता है? गोल होता है। अगर उसे ऊपर से दबाया जाए तो उसकी आकृति कैसी हो जाती है? आयताकार हो जाती है। और फिर से थोड़ा और दबाया जाए तो उसकी आकृति हो जाती है लंबाकार। तो शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। किस आधार पर? शारीरिक आधार पर, गोलाकार थोड़ा दबाया, आयताकार थोड़ा और दबाया तो लंबाकार। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। किस आधार पर? तो शारीरिक आधार पर। अब बात की जाए जो गोलाकार व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? तो जो गोलाकार शरीर वाले व्यक्ति होते हैं ये होते हैं खुशी और बेपरवाह रहने वाले। ये कैसे होते हैं? ये हमेशा खुश रहने वाले होते हैं, बेपरवाह होते हैं। इस प्रकार का नेचर होता है किनका? गोलाकार का। तथा जो लंबाकार होते हैं ये हमेशा दुखी, चिंतित रहने वाले होते हैं।
चिंतित रहने वाले होते हैं, तथा जो आयताकार होते हैं ये इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, मतलब खुश भी रहते हैं दुखी भी रहते हैं। तो हम गोलाकार से समझ सकते हैं, मतलब हट्टे कट्टे मोटे व्यक्ति तो वो कब होंगे, जब वो हमेशा खुश रहेंगे, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं करेंगे। और जो लंबे व्यक्ति होते हैं, पतले लंबे व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होंगे, टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, इसलिए वो कैसे होंगे, पतले दुबले होंगे। और इन दोनों का जो मिक्स रूप होता है वो होता है आयताकार। अब इनकी इंग्लिश नेम की बात की जाए तो जो गोलाकार है इसको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक एंडोमॉर्फिक इसके बाद आयताकार को बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। इसके बाद आयताकार को बोलते हैं मेसोमॉर्फिक। और लंबाकार को बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। इस प्रकार से कई बार इंग्लिश नेम से पूछ लिया जाता है, एंडोमॉर्फिक गोलाकार, मेसोमॉर्फिक आयताकार और एक्टोमॉर्फिक लंबाकार। ये किसने डिवाइड किया था, ये शेल्डन ने डिवाइड किया था। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम क्रेचमर ने। तो क्रेचमर ने जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो भी इन्होंने शारीरिक आधार पर किया है। तो सेल्डन ने भी शारीरिक आधार पर और क्रेचमर ने भी डिवाइड किया इसको शारीरिक आधार पर। शारीरिक आधार पर इसने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार से शारीरिक आधार पर किया। इन्होंने 4 प्रकार बताए। एक होते हैं गोलाकार। गोलाकार तो बताया था शेल्डन ने, लेकिन क्रेचमर ने बताया गोलाकार, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित काय। मिश्रित काय मतलब जिसमें इन तीनों के गुण पाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं, मिश्रित काय होते हैं। अब इनकी पहले इंग्लिश नेम की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं पिकनिक। पिकनिक इसके बाद एथलेटिक, फिर इसके बाद एस्थेनिक और फिर लास्ट डिसप्लांटिक। इस प्रकार से 4 इनके इंग्लिश नेम है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिसप्लांटिक। गोलाकार, सुडोलकाय, क्षीणकाय, मिश्रितकाय। अब बात की जाए इन लोगों के नेचर की, तो जो गोलाकार व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं, नाटे, छोटे और मोटे होते हैं। नाटे मीन्स छोटे और मोटे प्रकार के ये व्यक्ति होते हैं। तथा जो सुडोलकाय होते हैं ये होते हैं खिलाड़ी टाइप के व्यक्ति, हष्टपुष्ट खिलाड़ी खिलाड़ी टाइप के होते हैं। और जो क्षीणकाय वाले होते हैं इनकी प्रकृति होती है दुर्बल। और ये मिश्रित, इन तीनों का मिश्रित रूप क्या होता है, मिश्रित काय में आता है। तो क्रेचमर ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को शारीरिक आधार पर बांटा। कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार, गोलाकार, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रितकाय। गोलाकार मतलब छोटे मोटे हष्टपुष्ट, सुडोलकाय मतलब खिलाड़ी टाइप के व्यक्ति होते हैं और क्षीणकाय मतलब एकदम फिट, तथा क्षीणकाय मतलब होते हैं दुर्बल, चिंतित रहने वाले होते होंगे वो। तथा मिश्रित काय जो होता है वो इन तीनों का मिला जुला एक रूप होता है। चलो आगे चलते हैं स्प्रिंगर के अनुसार। अब जो स्प्रिंगर है इन्होंने प्रकार बताए हैं 6, जो कि बताए हैं समाज शास्त्र के आधार पर। इन्होंने बताए हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया समाज शास्त्र के आधार पर। समाजशास्त्र के आधार पर स्प्रिंगर ने किस व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो किया समाजशास्त्र के आधार पर। और उन्होंने कितने प्रकार बताए, तो उन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। तो पहला बताया उन्होंने सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब होते हैं जो कैसे होते हैं, वैचारिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, जैसे कवि हुए, लेखक हुए। तथा दार्शनिक टाइप के जो व्यक्ति होंगे वो किस में रखे जाएंगे, वो रखे जाएंगे सैद्धांतिक में, वैचारिक में। इसके बाद सामाजिक टाइप के व्यक्ति मतलब जो समाज में इंटरेस्ट रखते हैं वो होते हैं सामाजिक टाइप के व्यक्ति। लोगों की हेल्प करना वगैरह जो नेचर होता है वो होता है सामाजिक टाइप के लोगों में। राजनेता मतलब नेता के उनमें गुण पाए जाते हैं। सौंदर्यात्मक का मतलब होता है जो जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, इस तरह की जो आर्ट वगैरह करते हैं वो आएंगे सौंदर्यात्मक में। तथा धार्मिक में जैसे पुजारी वगैरह हुए उनका नेचर होगा किस प्रकार का, तो उनका व्यक्तित्व है धार्मिक प्रकार का। आर्थिक में हम रख सकते हैं व्यापारी टाइप के व्यक्तियों को, तो आर्थिक में रखेंगे हम
व्यापारी टाइप के व्यक्तियों को, धार्मिक क्रम में रखेंगे हम पुजारी वाले नेचर को, सौंदर्य ज्ञान में जैसे चित्रकार हुआ, मूर्तिकार हुआ, इस टाइप के व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सौंदर्यात्मक प्रकार का होता है। राजनेता में हम लोग रखेंगे नेता वगैरह को, सामाजिक प्राणी और एक सैद्धांतिक होते हैं ये वैचारिक टाइप के व्यक्ति। ये कैसे कौन होते हैं, जैसे लेखक हुआ, कवि हुआ, दार्शनिक टाइप के लोग, ये सब किस में आते हैं, ये दार्शनिक टाइप का व्यक्तित्व किसका होता है, सैद्धांतिक, और ये किसने बताया है, स्प्रिंगर ने बताया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम जुंग या युंग के अनुसार। तो सबसे जो बेस्ट डिवाइडेशन है ये किसका है, जुंग और युंग का है, क्योंकि इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है ये किस आधार पर किया है, मनोवैज्ञानिक आधार पर, और हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान। तो इन्होंने जुंग या युंग की जो डिवाइडेशन है ये सबसे ज्यादा फेमस है और ये किया गया है मनोविज्ञान के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जिसमें एक होते हैं अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा होता है उभयमुखी। अब इनके इंग्लिश नेम की अगर बात की जाए तो एक सेकेंड, अब जो ये अंतर्मुखी होंगे इनको बोलेंगे हम इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी को बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, और इसके बाद उभयमुखी को हम बोलेंगे एम्बीवर्ट। इस तरह से इनके इंग्लिश नेम हुए इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इस प्रकार का वर्गीकरण किसने किया, जुंग या युंग ने, जो कि किसके शिष्य थे, सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। अब इन्होंने अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति कैसे होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने अंदर ही व्यस्त रहते हैं, मतलब उन्हें अकेले रहना पसंद होता है, उन्हें लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता, उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। तो वे कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी टाइप की व्यक्ति का मतलब है जो अकेले नहीं रहते, वो लोगों के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, समाजवादी टाइप के लोग होते हैं, वो किस में आते हैं, बहिर्मुखी में आते हैं। तथा उभयमुखी की बात की जाए तो जिनका नेचर दोनों टाइप का होता है, कभी वो अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी सबके साथ रहना पसंद करते हैं, तो इस तरह का नेचर होता है उभयमुखी वाले व्यक्तित्व का। तो जो अंतर्मुखी होते हैं वो होंगे लेखक टाइप के व्यक्ति। कैसे होंगे, लेखक टाइप के व्यक्ति, और जो बहिर्मुखी होते हैं वो होते हैं नेता टाइप के व्यक्ति। तथा इन दोनों का जो मिश्रित रूप होगा वो किसमें आएगा, उभयमुखी के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्ति के व्यक्तित्व उनको तीन प्रकार का बताया गया है, सतोमुखी या फिर सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, या फिर सतोमुखी, रजोमुखी और तमोमुखी। तो इसमें क्या क्वालिटी होती है, जो सतोमुखी टाइप के व्यक्ति होते हैं ये बिलीव रखते हैं ईश्वर में, ईश्वर भक्ति वगैरह में बिलीव रखने वाले होते हैं, ईश्वर वगैरह में बिलीव रखने वाले होते हैं सतोमुखी। तथा जो रजोमुखी टाइप के व्यक्ति होते हैं ये काम करना पसंद करते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। तथा जो तमोमुखी होते हैं ये आलसी टाइप के आराम प्रिय व्यक्ति होते हैं, मतलब इनको क्या पसंद होता है, आराम पसंद होता है। तो इस तरह से व्यक्ति के तीन प्रकार के व्यक्तित्व है अकॉर्डिंग टू भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो ईश्वर धर्म वगैरह में विश्वास रखे वो सतोगुणी, रजोमुखी जो जो कर्म में बिलीव रखता है, मतलब कर्म से ही सब कुछ होता है, वो बिलीव करने वाले होते हैं रजोगुणी। तथा तमोगुणी मतलब जो आराम प्रिय व्यक्ति होते हैं उन्हें हम रखते हैं किसमें, तमोगुणी व्यक्तित्व में। आगे चलते हैं, अब बात की जाए सिगमंड फ्रायड की। तो जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने, लेकिन जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये दिया था किसने? जूंगिया युंग ने। किससे? सिगमंड फ्रायड से अलग होकर। सिगमंड फ्रायड और जूंगिया युंग जो कि इनके शिष्य थे, इनकी लड़ाई होने के बाद जब ये अलग हो गए तो उन्होंने अलग होकर एक सिद्धांत दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। लेकिन सिगमंड फ्रायड का द्वारा दिया हुआ सिद्धांत कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में उन्होंने जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है इसे 3 प्रकार का बताया। इसे 3 प्रकार का व्यक्ति का व्यक्तित्व बताया। इदम, अहम और परम है। इदम को हम इड बोल सकते हैं, अहम को हम ईगो बोल सकते हैं तथा परम अहम को हम सुपर ईगो बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए इदम वाले व्यक्ति की, तो ये जो व्यक्ति होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही उसमें किस प्रकार का नेचर होता है? इदम प्रकार का होता है। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है उसका नेचर बन जाता है अहम टाइप का। ये कह सकते हैं जो यंग वाली एज आती है उस टाइम उसका नेचर होता है अहम टाइप का, और जब वो वृद्धावस्था के पास चला जाता है, वो प्रौढ़ हो जाता है, तब उसका नेचर हो जाता है परम अहम टाइप का। ठीक है, लेकिन हम एज की बात की जाए तो इदम की जो एज बताई गई है वो 0 से 2 साल बताई गई है। इसके बाद अहम की बताई गई है 3 वर्ष के पास, तथा परम अहम की बताई गई है 5 वर्ष। 5 वर्ष बताई गई है, लेकिन हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो बचपन वाली एज होती है उसमें उस व्यक्ति के पास होता है इदम। इदम का मतलब है उसका अचेतन मन के, ये रिलेटेड होता है अचेतन मन से। अचेतन अचेतन मन से मतलब इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के बारे में बात करता है। वो हर ऐसे काम करना पसंद करता है जिसमें उसे प्रसन्नता का अनुभव होता हो, जिसमें उसे खुशी मिलती हो। इस तरह के काम करना पसंद करता है। कब? ईद के टाइम। ईद के टाइम व्यक्ति प्रसन्न, जिसमें प्रसन्नता मिले, इस तरह के काम करना पसंद करता है। तथा जो परम अहम होता है ये होता है आदर्शवादी। आदर्शवादी टाइप का नेचर होता है। ठीक है, तो जो प्रसन्नता, मतलब अगर हम इसमें एक तराजू की बात की जाए तो जो जो तराजू होते हैं उसका जो पहला पड़ला होता है वो होता है प्रसन्नता, मतलब खुद के बारे में ही सोचना। और जो दूसरा होता है वो सोचता है किसमें? आदर्शवादिता के रूप में सोचता है। तो जो प्रसन्नता होती है और आदर्शवादी होती है, इन दोनों को बैलेंस रखने का काम करता है, वो करता है अहम। वो करता है अहम। और इसका जो मन होता है वो होता है चेतन टाइप का, मतलब जागृत मन होता है। इदम के अंदर तो क्या होती है? दमित इच्छाओं का भंडार होता है, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। किसमें? इदम में। अब जो इरोस और थेनाटोस होता है, मतलब जीवन जीवन मूल प्रवृत्ति होती है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है, वो भी किससे रिलेटेड होती है? इदम से रिलेटेड होती है। इरोस इरोस और थेनाटोस। इरोस का मतलब होता है जीवन मूल प्रवृत्ति और थेनाटोस का मतलब होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो ये दोनों भी किसने दिए थे? सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। रिलेटेड किससे है? इदम से और अचेतन मन से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो जो चेतन मन हो, ये अहम होता है। ये जो अहम होता है ये किसका काम करता है? बैलेंस का काम करता है। ये बैलेंस के रूप में काम करता है। मतलब जो इदम होता है ये तो अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचता है, जो परम अहम होता है वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी टाइप का होता है, तथा इन दोनों का जो मिड वे निकालता है, जो बीच का रास्ता निकालता है, जो दोनों के नेचर को कंट्रोल करके रखता है, जो सही है वही करना है, तो वो काम किसका होता है? अहम का होता है। तथा जैसे हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे ये लोग कोई व्यक्ति किसी शॉप पे जाता है और अगर वो कोई चीज लेके आ जाता है और उसे रास्ते में याद आती है कि इसके तो मैंने पैसे दिए ही नहीं, तो जो इदम टाइप का व्यक्ति होगा वो इस तरह की सोच रखता है कि अच्छा हुआ अपने पैसे भी बच गए, चीज भी आ गई, तो उसे बहुत खुशी होती है उस चीज को। लेकिन परम अहम कहता है नहीं, ऐसे कैसे चीज फ्री में आ गई, उसके तो पैसे देना जरूरी है। तो ये नेचर होता है परम अहम का। लेकिन फिर अहम कहता है तुम दोनों रुको, और वो बीच का एक रास्ता निकालता है। तो जो सबसे बेस्ट नेचर होता है वो कौन सा होता है? अहम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर सिगमंड फ्रायड के और बात की जाए तो सिगमंड फ्रायड ने जो मन है, मन मस्तिष्क है हमारा, उसके 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने मन के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। एक बताया है उन्होंने चेतन मन, दूसरा बताया है उन्होंने अचेतन मन, और तीसरा है अर्ध चेतन मन।
तो जो चेतन मन होता है ये व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होती है? व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। और जो अचेतन मन होता है ये दुखी दमित इच्छाओं का, अतृप्त इच्छाओं का क्या होता है? भंडार गृह होता है। और जो अर्धचेतन होता है ये होता है कि कुछ आधा याद है और आधा याद नहीं है। जैसे ये देखा देखा है बट कौन है पता नहीं, मतलब बीच बीच में टुटला जाना, इस तरह का जो मन होता है वो कैसा होता है? अर्धचेतन टाइप का होता है। चेतन मन बिल्कुल जागृत अवस्था, सब कुछ याद है, जो जैसा है सब कुछ उसे पता है। लेकिन अचेतन में मतलब कई ऐसी बातें होती है जो जो इस समय सही नहीं होती, तो उसे दबा दिया जाता है, मतलब उसे जानबूझकर भूला दिया जाता है। इस तरह की जो दमित इच्छाएं है, जो इच्छा अधूरी रह गई, तो वो कहाँ चली जाती है? तो वो चली जाती है अचेतन मन के अंदर। ठीक है, तो जो इंसान का चेतन मन होता है ये होता है 1/10 और अचेतन मन का पार्ट, अचेतन मन होता है 9/10, अर्धचेतन होता है 1/2। ठीक है, तो ये होती है व्यक्ति की जागृत अवस्था, जागृत अवस्था। और अचेतन मन के अंदर होती है दमित या अतृप्त इच्छाओं का भंडार, अतृप्त इच्छाओं का भंडार। और अर्धचेतन के अंदर मतलब बीच बीच में हकला जाना, हकला जाना, तो व्यक्ति हकलाता है, भूल जाता है, मतलब ये उसको पूरी बात अच्छे से याद नहीं रहती है, मतलब आधा याद है और आधा भूल गया। तो इस तरह का जो मन होता है वो कैसा पार्ट होता है? मस्तिष्क का अर्धचेतन भाग होता है, जो कि कितना होता है? आधा होता है। और सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो व्यक्ति को सपने आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? तो वो आते हैं अचेतन मन की वजह से, अनकॉन्शियस माइंड की वजह से उसे क्या आते हैं? सपने आते हैं। कई ऐसी बातें होती है जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, मतलब वो उन बातों को था कभी याद बट वो उन्हें भूल जाता है। और जब उसे सपने आते हैं तो वो उसका रिलेशन किससे होता है? उस अचेतन मन से, उस अचेतन मस्तिष्क से, अनकॉन्शियस माइंड से होता है। आगे चलते हम। इसके बाद आती है व्यक्तित्व मापन की विधियां, मतलब व्यक्तित्व को मापन की किस किस प्रकार की विधि होती है? तो ये विधियां होती है दो प्रकार की, एक होती है प्रक्षेपी विधि और एक होती है अप्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि का मतलब होता है, जो प्रक्षेपी विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था सिगमंड फ्राइड ने। मतलब ये जो शब्द है प्रक्षेपी को हम प्रक्षेपण भी कह सकते हैं, प्रक्षेपी को हम प्रक्षेपण भी कह सकते हैं। तो ये जो शब्द है ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। प्रक्षेपी का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति की किसी की स्वयं की बातों को मतलब हम डायरेक्टली उसे ना बता पाए और किसी उद्दीपक के माध्यम से हम अपनी बातों को बताए, तो वो ही होता है प्रक्षेपी। अब इसके अंदर होती है 5 प्रकार की विधियां, टेट, कैट, IBT, SCT, FWAT। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं TAT। इसकी फुल फॉर्म होती है थैमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है थैमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण। तो सबसे पहली बात जो TAT थैमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर कथा प्रसंग परीक्षण, इसे हम कथा प्रसंग परीक्षण भी कह सकते हैं। तो ये किस प्रकार की विधि है? सबसे पहले तो ये है प्रक्षेपी प्रकार की विधियां, मतलब इसमें व्यक्ति की जो भावना है, बातें हैं, जो विचार है उसे डायरेक्ट ना बताकर किसी उद्दीपक के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो विधि थी, सबसे पहली बात कि ये जो विधि थी ये किसने दी थी? ये दी थी मॉरेन व मुर्रे के द्वारा। ये दी गई थी मॉरेन एवं मुर्रे के द्वारा 1935 में। इसमें बताया गया था कि इसमें क्या होता है, इसमें 31 कार्ड होते हैं। इसमें क्या होता है? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से जो 10 कार्ड होते हैं वो पुरुषों से रिलेटेड होते हैं, 10 स्त्रियों से रिलेटेड होते हैं और 10 दोनों से रिलेटेड होते हैं, तथा एक कार्ड क्या होता है? खाली होता है। रिलेटेड का मतलब है उसमें पुरुष से रिलेटेड चित्र होते हैं, महिलाओं से रिलेटेड चित्र होते हैं और 10 में दोनों से रिलेटेड चित्र होते हैं, तथा एक कार्ड कैसा होता है? खाली होता है।
और ये जो टेस्ट है इसमें क्या किया जाता है, इन चित्रों को दिखाया जाता है, इन कार्ड्स को दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इससे रिलेटेड अपनी कुछ बातें लिखिए। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने कार्ड होते हैं, इसमें कार्ड होते हैं टोटल 31, जिसमें से 10 पुरुषों के चित्रों से रिलेटेड, पुरुषों के चित्र, तथा 10 महिलाओं के चित्र, 10 में किसके चित्र, 10 में महिलाओं के चित्र और 10 में दोनों से रिलेटेड चित्र और एक कैसा होता है, खाली होता है। तथा इसके अंदर क्या किया जाता है, दो जो कार्ड होते हैं उन्हें दिखाकर उनके उनसे पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है या फिर इनसे रिलेटेड क्या लिखिए, स्टोरी लिखिए। तथा ये जो होता है ये व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी किया जाता है। मतलब एक अकेले व्यक्ति का भी इस तरह से टेस्ट लिया जाता है तथा एक से अधिक लोगों का समूह में भी ये क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। लेकिन जो ये टेस्ट होता है ये 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए होता है, 14 वर्ष से अधिक एज वाले बच्चों के लिए होता है, अधिक एज वाले बच्चों के लिए होता है। और किस किस प्रकार से हो सकता है, तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है, तथा सामूहिक रूप से भी ये किया जा सकता है। एक बार फिर से बताती हूँ, टीएटी जो ये टेस्ट है, थेमेटिक एपर्सिपेशन टेस्ट या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर कथा प्रसंग परीक्षण, ये एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है। क्या मापन करने की, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने की एक प्रक्षेपी विधि है और ये विधि जो थी, ये जो प्रयोग था किसने बनाया था, ये बनाया था मॉरेन एवं मुर्रे ने 1935 में। इसके अंदर 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के चित्र, 10 महिलाओं के चित्र और 10 में दोनों के चित्र, एक कैसा होता है, खाली होता है, जिसमें उन्हें इन चित्रों से संबंधित बातें लिखनी होती है। तथा किस प्रकार के बच्चों का टेस्ट किया जाता है, तो वो 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का इसमें टेस्ट किया जाता है तथा ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेट के बाद थी हमारी नेक्स्ट प्रक्षेपी विधि CAT। CAT इसकी फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन एपर्सिपेशन टेस्ट, चिल्ड्रन एपर्सिपेशन टेस्ट। और अगर इसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसे बोलते हैं बाल संप्रत्यय परीक्षण, बाल संप्रत्यय परीक्षण, CAT चिल्ड्रन एपर्सिपेशन टेस्ट या फिर बाल संप्रत्यय परीक्षण। ये जो विधि थी ये दी थी ल्यूपॉल्ड बैलोक ने। तथा इसका जो विकास किया था, इसका विकास मतलब इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया था, ये किया था अर्नेस्ट क्रिश के द्वारा, अर्नेस्ट क्रिश के द्वारा। और ये विधि थी 1948 की। ठीक है, वो थी 1935 की। CAT चिल्ड्रन एपर्सिपेशन टेस्ट बाल संप्रत्यय परीक्षण, ये किसने दिया था, ल्यूपॉल्ड बैलोक ने दिया था। लेकिन इसको विकास का कार्य मतलब इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था अर्नेस्ट क्रिश ने। और ये विधि कब की है, 1948 की है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 10 कार्ड होते हैं और वो रिलेटेड होते हैं एनिमल से, मतलब उसमें जानवरों के चित्र होते हैं और वो लोगों को, वो बच्चों को दिखाकर पूछा जाता है कि इनके बारे में अपने विचार लिखिए या फिर इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। कितने कार्ड होते हैं टोटल 10 कार्ड होते हैं। और ये वाला जो टेस्ट है ये भी व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है तथा सामूहिक रूप से भी ये टेस्ट लिया जा सकता है। तथा इसमें टोटल कितने होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, किससे रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड होते हैं। इसमें दिखाकर पूछा जाता है, कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और ये किस प्रकार का होता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी होता है, व्यक्तिगत सामूहिक दोनों होता है। तथा एज की बात की जाए तो ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है, 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट था हमारा IBT
मतलब इंक ब्लॉट टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है इंक ब्लॉट टेस्ट। हिंदी की बात की जाए तो शाही धब्बा, शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट शाही धब्बा परीक्षण। जो ये परीक्षण दिया था, ये दिया गया था हरमन रोरशा के द्वारा, हरमन रोरशा के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1921 में दिया गया था। इसलिए इस जो टेस्ट है इसको रोरशा शाही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसने दिया था? हरमन रोरशा ने दिया था, 1921 में दिया था। अब इसके अंदर क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से जो 5 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से जो 5 कार्ड और इधर भी 5 कार्ड होते हैं, इसमें काले व सफेद धब्बों से रिलेटेड, सफेद धब्बों से रिलेटेड, और इधर जो 5 कार्ड होते हैं इसमें सभी रंगों से रिलेटेड, सभी रंगों के मतलब उसमें धब्बे होते हैं, सभी रंगों के धब्बे होते हैं। अब इसके अंदर इन धब्बों की आकृति दिखाकर उन्हें पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, और ये जो परीक्षण होता है ये पूर्ण रूप से किस प्रकार का होता है? व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक से ज्यादा 2 बच्चों को या 2 से अधिक बच्चों को एक साथ बिठाकर उनका टेस्ट ले सके, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें व्यक्तिगत रूप से होता है, मतलब एक साथ एक ही जने का टेस्ट लिया जाता है। एक बार फिर से, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोरशा ने 1921 में दिया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 काले और सफेद धब्बों से और 5 सफेद सभी रंगों के धब्बे उसमें होते हैं। दिखाकर पूछा जाता है कि क्या दिख रहा है, या फिर उन धब्बों को देखकर बताओ कि इसमें क्या है। इसके बाद ये किस प्रकार का होता है? तो ये व्यक्तिगत रूप से ही लिया जाता है। नेक्स्ट, अब बात की जाए नेक्स्ट SCT, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब ये जो दिया था, ये दिया गया था पाइन एंड टेंडलर के द्वारा, पाइन व टेंडलर के द्वारा। इसके लिए सराहना प्राप्त हुई थी, सराहना प्राप्त हुई थी रॉयटर्स को, और ये परीक्षण था कब का? 1930 का। तो SCT सेंटेंस कॉम्प्लीटेंस टेस्ट मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसको लिख भी दूं, मैंने लिखा नहीं इसका फुल फॉर्म, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसमें क्या होते हैं, एक पैराग्राफ होता है, उसमें हर सेंटेंस में कोई कुछ वर्ड क्या होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, मतलब ब्लैंक होते हैं, जिसे हमें अपने अकॉर्डिंग भरना होता है। और ये दिया था पाइन एंड टेंडलर ने। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ये भी किस प्रकार की विधि है? तो ये भी प्रक्षेपी प्रकार की विधि है, लेकिन ये दिया था पाइन टेंडलर ने, और सराहना किसको प्राप्त हुई थी? रॉयटर्स को प्राप्त हुई थी। और ये टेस्ट कब का था? ये था टेस्ट 1930 का। इसके बाद अगर बात करें हम FWAT, मतलब फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, FWAT फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये जो टेस्ट था ये दिया गया था 1879 में, ये दिया था 1879 में। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गोल्टन के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, इसमें मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मानसिक रोगों का, मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है, मानसिक रोगों का इसमें इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, इसके
इसके बाद आती है, हमने देखा था अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां में दो प्रकार से हमने डिवाइड किया था, आत्मनिष्ठ विधि और एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि। जो आत्मनिष्ठ विधि है इसको हम व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कह सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधि, ठीक है। आत्मनिष्ठ विधि या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधि, ये कितने प्रकार की है? ये 4 प्रकार की है। आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले है आत्मकथा विधि, और इसी को ही बोलते हैं अंतरदर्शन विधि। और ये किसने दी थी? वुंट व टीचनर के द्वारा ये विधि दी गई थी। आत्मकथा विधि या अंतरदर्शन विधि, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी वुंट एम टीचनर के द्वारा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी जो आत्मकथा है, जैसे हम लोग बोलते हैं डायरी लिखना, तो इसमें आत्मकथा विधि मतलब अपने बारे में वो अपनी आत्मकथा खुद लिखता है, जिसके द्वारा हम उसको पढ़कर बताते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन ये किस प्रकार की है? ये एक अवैज्ञानिक विधि है। और अवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने बारे में अच्छा भी लिख सकता है और गलत भी लिख सकता है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने जो भी अपने बारे में लिखा है वो सही ही लिखा है। तो ये किस प्रकार की विधि है? एक अवैज्ञानिक विधि है। अवैज्ञानिक विधि है। सबसे प्राचीनतम विधि है। व्यक्ति क्या करता है इसमें? स्वयं के बारे में लिखता है। स्वयं के बारे में लिखता है। इसके बाद दूसरी आती है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे हम जीवन वृत्त विधि या केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। जीवन वृत्त विधि या फिर केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। और ये किसने दी थी? तो ये दी गई थी किसके द्वारा? टाइडमैन के द्वारा। टाइडमैन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि या फिर केस स्टडी विधि, इसमें निदानात्मक अध्ययन की यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। निदान का मतलब होता है उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो परेशानी है, वो ये कार्य किस वजह से कर रहा है, तो उस कारण को जानना। तो व्यक्ति इतिहास विधि मतलब व्यक्ति की हिस्ट्री अगर हम जानेंगे तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि व्यक्ति अगर ये नहीं पढ़ पा रहा है, व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। तो इसका क्यों का मतलब कारण जानना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। तो ये क्या है? निदानात्मक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। निदानात्मक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। निदान का मतलब क्या होता है? किसी के समस्या के कारण को जानना। निदानात्मक का मतलब होता है समस्या के कारण को जानना, के कारण को जानना। तो इसमें व्यक्ति के बारे में जाना जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन वृत्त विधि भी कहते हैं और केस स्टडी भी कहते हैं। किसने दी थी? टाइडमैन ने दी थी। इसके द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्ति के मतलब जो समस्या के कारण है उसको जाना जाता है, मतलब उसका निदानात्मक अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, उसका जब उपचार किया जाता है, तो वो उपचार तभी होता है जब क्या होता है? निदान होता है। मतलब उस बालक का टेस्ट होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब हमें कारण पता लगेगा तभी तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। तो निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। उपचार बिना निदान के नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद है नेक्स्ट देखी थी हमने प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, और ये दी थी वुडवर्थ के द्वारा। इसने एक निर्माण किया था पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का।
पर्सनल डाटा, इन्वेंटरी। इन्वेंट्री का निर्माण किया था। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रश्नावली है, मतलब जो प्रश्न है, जो प्रश्नावली विधि के अंदर वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। मतलब प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की हुई? प्रश्नावली विधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है खुली प्रश्नावली, एक होती है बंद प्रश्नावली और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। तो जो प्रश्नावली है ये कितने प्रकार की हुई? ये हुई 3 प्रकार की। एक हुई खुली प्रश्नावली, एक हुई बंद प्रश्नावली और एक हुई मिश्रित प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली इन द सेंस, खुली का मतलब है जिसमें हम अपने उत्तर को, हम प्रश्नों के उत्तर को या फिर कोई भी बात हमें लिखनी हो वो हम खुले रूप से चाहे जितने पेज में, चाहे जितनी लाइनें उसमें लिख सकते हैं। तो लेकिन जो बंद प्रश्नावली होती है इसके अंदर क्या होता है? लिमिट होती है। मतलब हमें जो ऑप्शंस चुनने होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो इसके अंदर उत्तर विस्तार से लिख सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं। इसमें या तो कोई ऑप्शन चुनना होता है, ऑप्शन चुनना होता है या फिर हाँ नहीं में हमें आंसर करना होता है। ठीक है, तो इस तरह की क्या होती है? बंद प्रश्नावली होती है। और जो इन दोनों का मिश्रण होता है वो किसमें होता है? मिश्रित प्रश्नावली में होता है। आगे हम अगर बात करें, आगे अगर बात की जाए तो साक्षात्कार की, नेक्स्ट है साक्षात्कार। तो जो साक्षात्कार है, जो साक्षात्कार विधि है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था अमेरिका में। साक्षात्कार का मतलब होता है व्यक्ति का आमने सामने बैठकर प्रश्नोत्तर पूछना। ठीक है, तो जो साक्षात्कार होता है इसका मतलब है आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछना। तो जो साक्षात्कार है ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है निर्देशित साक्षात्कार, एक अनिर्देशित साक्षात्कार तथा एक होता है समाहारक साक्षात्कार। तो जो पहला निर्देशित साक्षात्कार होता है, पहला निर्देशित साक्षात्कार होता है, इसमें क्या होता है? सब कुछ निर्देश दिए, मतलब सब कुछ फिक्स होता है कि एक व्यक्ति से कितने क्वेश्चन पूछने हैं और कितना समय एक व्यक्ति को देना है। ठीक है, तो इसमें समय वगैरह सब क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसमें समय तथा प्रश्न का बंधन होता है। और दूसरी होती है अनिर्देशित, निर्देशित। इसमें क्या होता है? प्रश्नों की और मतलब समय की और प्रश्नों की कोई सीमा नहीं होती। आप चाहे तो एक व्यक्ति से 1 घंटे तक प्रश्न पूछ सकते हैं, हजारों प्रश्न, हजारों तो क्या अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। तथा वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे। तो ये क्या होती है? अनिर्देशित होती है। तथा जो ये तीसरी विधि है, तथा ये जो तीसरी होती है ये किस प्रकार की होती है? ये होती है समाहारक, समाहारक, जिसमें क्या होता है? इन दोनों का मिक्स रूप होता है। और ये क्या होती है? सबसे बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट विधि कौन सी है साक्षात्कार की? समाहारक विधि है। साक्षात्कार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका में। अमेरिका में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो वापस मैं एक बार बता दूं, जो प्रश्नावली विधि है ये दी गई थी वुडवर्थ के द्वारा। इसने पर्सनल डाटा इन्वेंट्री का निर्माण किया था। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली विधि है, इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं खुले, बंद और एक मिश्रित टाइप के प्रश्न। खुले के अंदर तो क्या होता है? हम चाहे जितना लिख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन बंद के अंदर हमें फिक्स आंसर देने होते हैं, मतलब या तो ऑप्शन में होते हैं या फिर हाँ नहीं में आंसर हमें देने होते हैं। इसके बाद साक्षात्कार विधि हमने देखी। साक्षात्कार शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था अमेरिका में। 3 प्रकार का साक्षात्कार, निर्देशित, अनिर्देशित और समाहारक साक्षात्कार। इसके बाद हम बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधियां होगी। इसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की, जिसमें है निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, क्रम निर्धारण और शारीरिक परीक्षण। अब इन चारों को हम देखते हैं। तो ये है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को, उससे हमने अंतर्दर्शन कहा था, इसे हम बहिर्दर्शन कहते हैं। इसे कहते हैं हम बहिर्दर्शन विधि या फिर सार्वभौमिक विधि। और ये दी गई थी किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा।
ये दी गई थी वॉटसन के द्वारा। तो वॉटसन के द्वारा निरीक्षण, बहिर्दर्शन, सार और भूमिक ये विधि दी गई। ये किसकी है? व्यक्तित्व मापन की विधियां है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में डाल दिया जाता है और फिर उसका निरीक्षण किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है अलग अलग परिस्थितियों में डालकर। तो इसमें व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति में डालकर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विधि समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, और ये किसकी है? ये है J.L. मोरेना की। समाजमिति विधि में क्या होता है, मतलब समाज से उस बालक के बारे में पूछा जाता है कि इस बालक का नेचर कैसा है, ये किस प्रकार की हरकत करता है, कैसा इसके बारे में, तो मतलब समाज से उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाता है। इसमें समाज से बालक के बारे में प्रश्न करके व्यक्तित्व का पता किया जाता है। व्यक्तित्व का पता किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रम निर्धारण की। क्रम निर्धारण, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेटिंग स्केल। और ये जो क्रम निर्धारण और रेटिंग स्केल है, ये दिया था किसने? थर्स्टन ने। ये विधि किसकी है? थर्स्टन की है। और इसके अंदर जो क्रम निर्धारण रेटिंग स्केल होते हैं, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन्हें क्रम से जमाया जाता है, तब व्यक्ति किस वाले को छांटता है, उससे उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसके बाद लास्ट है हमारी शारीरिक परीक्षण विधि। अब जो शारीरिक परीक्षण विधि है, ये मतलब शरीर का इसमें टेस्ट लिया जाता है, शरीर की फिटनेस का इसमें टेस्ट लिया जाता है कि व्यक्ति इस नौकरी के या फिर इस काम के काबिल है या नहीं। जो कि क्या होते हैं हमारे ये MP पुलिस वगैरह, मतलब पुलिस वगैरह की जो एग्जाम्स होती है, उसमें भी लिए जाते हैं शारीरिक परीक्षण। ये वही शारीरिक परीक्षण है। इसके बाद निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, क्रम निर्धारण और शारीरिक परीक्षण। तो ये हुए हमारे व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व मापन की विधियां। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।